पहला प्रश्न सुधांशु जी आप ही से, और ये प्रश्न देखिए देश में कई लोग, सबसे पहले हम लोग सेक्युलर सिविल कोड पर जरा पहुंच जाते हैं कि सेक्युलर सिविल कोड होगा क्या, ए। बी, आप क्या अभी तक 10 साल में कम्युनल सिविल कोड चला रहे थे? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जब 303 सीटें थी तब आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते थे, जब 240 सीटों पर आ गए तो ये सेक्युलर सिविल कोड बन गया? आप तो सेक्युलर वर्ड को ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं सुधांशु जी। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम सभी को और देशवासियों को मैं शुभकामना देते समय एक पंक्ति कहना चाहूंगा जो आपके सेकुलर वर्ड से भी कनेक्ट होती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक किनारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। कि मैंने क्यों कहा कि अगर आज पूछा जाए पूरी दुनिया में कोई एक देश बताइए जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे रिलीजन पाए जाते हों, तो वो सिर्फ भारत है। पारसी अपनी जमीन से मिट गए, सिर्फ भारत में है। यहूदियों पे अगर अत्याचार नहीं हुआ तो सिर्फ भारत में है। और अगर इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो सिर्फ भारत में, क्रिश्चियंस के सारे पाए जाते हैं तो सिर्फ भारत में, और बौद्धों के सबसे बड़े धर्मगुरु यदि यहां पर सुरक्षित हैं, दलाई लामा, तो सिर्फ भारत में। और वो इस कारण से है कि भारत की जो प्राचीन सनातन संस्कृति है वो इसमें विश्वास करती है, आनो भद्रः कृतवो अंत विश्वता, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल द साइड। और आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी नालंदा का जिक्र किया। उस जमाने में हमारे लिए कहा जाता था पूरी दुनिया से लोग यहां शिक्षा लेने आते थे। क्या कहा गया है? एतत् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। पृथ्वी के सारे मानव यहां चरित्र की शिक्षा लेने आते थे। और यहां से मैं उस बिंदु पे आता हूं। नालंदा में हिस्टोरिकल एविडेंस अवेलेबल, चाइनीज आते थे, तिब्बतियंस आते थे, श्रीलंकन्स आते थे, तक्षशिला में ग्रीक्स भी आते थे, जो सेंट्रल एशिया के लोग भी आते थे। उन सबको तो हम पढ़ने देते थे और अपने लोगों को पढ़ने नहीं देते थे। बहुत सी ऐसी विचारधाराएं हैं जिनको बदलने की जरूरत है। अब सेकुलर की मैं बात करना चाहता हूं। यदि ईमानदारी से कोई संस्कृति सेकुलर थी तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति, या जिसे आप हिंदू संस्कृति कहते हैं, जो अपने विरोधी को भी सम्मान देती है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो अपने विरोधियों को, जिनको शत्रु माना, उनका भी एक सम्मान करो और उनकी भी अच्छाई का को आप स्थापना दें। मतलब रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र भी हमारे यहाँ स्तुति में किया जाता है, जबकि वो राक्षस था। मगर अब मार रहे हैं यूसीसी पे। मगर अफसोस की आजादी के बाद, हम आजादी से ही आ रहे हैं, 67 साल तक, 6 साल अटल जी का दौर छोड़ दें, तो ईमानदारी से उस विषय को स्थापित करने की बजाय एक मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान, जिसके 2 टुकड़े हो गए, दोनों मुस्लिम राष्ट्र हो गए, बांग्लादेश, और भारत को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया। पूरी तरीके से कम्युनल एस्पेक्ट संविधान में डाल दिया गया। और अगर इस विषय पे हमारे विरोधियों को आपत्ति है तो वो बता दें, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड दुनिया में किसी सेकुलर देश में होते हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट और इसमें किसी प्रकार का मतभेद हो जाए शरिया में, तो शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया जाए। अब आप कहेंगे 14 के बाद हमने क्या किया? हमने 14 के आने के बाद हज सब्सिडी खत्म हुई, हमने ट्रिपल तलाक को खत्म किया, मेहरम की व्यवस्था को समाप्त किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक कम्युनल एंगल जो था उसे हम वास्तविक सेकुलर एंगल में मोदी जी के आने के बाद बदल रहे हैं। चूंकि इसका विरोध सेकुलर कह के किया जा रहा है, एंटी सेकुलर कह के, इसलिए यह कहना जरूरी है कि ये सेकुलर कोड हम लाना चाह रहे हैं। और यह सर्वोच्च न्यायालय एक नहीं कई बार कह चुका है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है, और संविधान निर्माताओं ने भी कहा था। अगली 3 लाइनों में बस रूपरेखा थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि जैसे मैं यूसीसी पर इनका स्टैंड पूछूंगी, वो पूछेंगे कि ड्राफ्ट कहां है, उसकी रूपरेखा कहां है। तो क्या होगा ये सेक्युलर सिविल कोड? देखिए, मैंने आपसे जैसे बताया, हज सब्सिडी खत्म हुई, ठीक है, मेहरम की व्यवस्था खत्म हुई। वैसे मेहरम पर शायद दर्शकों को ना पता हो तो बता दूं, एक व्यवस्था यह थी कि अगर हज के ऊपर 2 या 3 महिलाएं जाना चाहें तो नहीं जा सकती हैं, पुरुष के ही छत्र छाया में जा सकती हैं। उसे मेहरम कहते थे। वैसे इसे पैट्रियार्टिकल सोसाइटी नहीं बोला जाता था, यह भी एक षड्यंत्र था। अब हम आपको बताना चाहते हैं, हमने ये व्यवस्था समाप्त की थी, ट्रिपल तलाक की व्यवस्था समाप्त की, तो क्रमशः हम बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा दलगत भावना से ऊपर उठकर सारे समाज के लोगों को इसके साथ आना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक परिवर्तन का विषय है। अब जवाब दीजिए आलोक जी। एक सेक्युलर सिविल कोड, वो कह रहे हैं कि सवाल यही है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो आपकी पार्टी का स्टैंड होगा कुछ। पीएम कह रहे हैं कि अभी तक जो चल रहा था कम्युनल था, यानी उनका साफ साफ इशारा मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण पर है पिछली सरकारों का। जवाब दीजिए। देखिए, होना चाहिए सरकार के इस फैसले से आप लोग साथ रहेंगे? सबसे पहले तो यही है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरे देश को बधाई। और बहुत अच्छा लगता, देश के प्रधानमंत्री भी लाल किले से, प्राचीर से अगर किसी तरह की स्वतंत्रता की बात करते, इंस्टीट्यूशंस की स्वतंत्रता की बात करते, आगे किस तरह से आगे देश बढ़ेगा स्वतंत्र होकर, उसकी बात करते। लेकिन आज भी विभाजनकारी तमाम शब्दावली का इस्तेमाल किया गया।
लेकिन हम देश को आज बधाई देना चाहते हैं कि आज लाल किले की प्राचीर से तो तिरंगा फहराया ही गया, आज आरएसएस के मुख्यालय में मोहन भागवत जी ने आज वहां पर भी तिरंगा फहराया, जहां 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया गया था। और जो आरएसएस के तमाम लोग कहते थे कि 3 जो संख्या है वो हिंदू धर्म में गलत है, आज वो तिरंगा फहराया गया, जो 2 रंगों की बात करते थे। देश को बधाई हो। दूसरी चीज, आज जो बात कही गई सेक्युलर की, ये 240 का ही नतीजा है कि जो एक अकेला सब पर भारी व्यक्ति था, आज वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है। आज के बाद मुझे लगता है बीजेपी के तमाम लोग जो सेक्युलर शब्द इस्तेमाल किया गया संविधान में संशोधन करके इंदिरा जी के द्वारा, आज उसका स्वागत कर रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। अब बात आती है स्वीकार्यता की। सुधांशु भाई ने कहा कि स्वीकार्यता के साथ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड या सेक्युलर सिविल कोड लेकर आएंगे। अभी तक तो कोई स्वीकार्यता की बात नहीं थी, अभी तो सब कुछ बुलडोज हो रहा था। अब बात आती है कि क्या स्वीकार होगा। 11 साल में आप लोगों से ड्राफ्ट तो बना नहीं है, जबकि लॉ कमीशन ने 2019 में स्वयं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं। हम तो पूछना चाहते हैं, यूसीसी अगर लाना था तो गुजरात में आज तक क्यों नहीं आया? और गोवा में जिस तरह का यूसीसी आया है, क्या तमाम माताएं बहनें उसको स्वीकार करेंगी? क्या गोवा में बहु विवाह वापस आए कि एक पत्नी से अगर संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो दूसरी शादी की परमिशन हो? क्या देश इस चीज को स्वीकार करेगा? मैं समझता हूं कि आज भी केवल विभाजनकारी डिवाइसिव, जिस तरह से डिवीजन करने वाली एक भाषण की भाषा शैली होती है चुनाव के अंदर, वैसी ही भाषा शैली थी। आज बजट और चुनाव के भाषण को मिला लीजिए, बस 2 शब्द नहीं थे, मुजरा और मंगलसूत्र, बाकी उसी तरह की भाषा। सेक्युलर शब्द था, फिर तो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, पूरे देश को अच्छा लगेगा। अगर सेक्युलरिज्म की बात होगी तो पूरा देश खुश होगा, केवल आरएसएस को छोड़कर। ये यूनिफॉर्म की जगह आज सेक्युलर कहने का क्या अर्थ था? देखिए, नाम यूनिफॉर्म रख लीजिए या सेकुलर रख लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वास्तु स्थिति यही है कि इस वक्त देश में कितने पर्सनल लॉ चल रहे हैं। इंडियन मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, सिख मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, कितने इस तरह के एक्ट है, करीब 13-14 एक्ट है। अगर उनको मिला के पर्सनल कोड एक बन जाए, क्या ऐतराज है इसमें? और उसमें विषय जो है वो भी गिने चुने हैं। मैरिज है, इनहेरिटेंस है, सक्सेशन है, इसके अलावा तो कोई विषय है नहीं। मतलब ऐतराज किस चीज का है, ये समझना बड़ा जरूरी है। ऐतराज सिर्फ इस बात का है कि मोदी जी इस तरह की छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं। पर नीतीश जी से बात हुई होगी इस बारे में इनकी? नीतीश जी से हुई, हमारी पार्टी से हुई, सबसे हुई, और जब ड्राफ्ट आएगा तब भी बात होगी उस पर। देखिए, एक विजन होता है। जब एनडीए का नेता हमने प्रधानमंत्री जी को मान लिया और उनका किसी विषय पे अगर विजन है और विजन के बाद अगर डॉक्यूमेंट आता है तो सब उसमें अपनी राय रखेंगे, उसमें कहा ऐतराज है। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड या सेकुलर बिल को लेकर तो टीडीपी ने अपना जो रिजर्वेशन था वो दिखा दिया। देखिए, देश सबसे पहले देश का हित होगा। नीतीश बाबू सहमत हैं, नीतीश बाबू को हम ठेका थोड़ी लेंगे। नीतीश बाबू क्या करेंगे? हाउ डू आई नो? हाँ, हमारी पार्टी का बिहार की पार्टियां हैं ना, हमारी पार्टी का जहां तक सवाल है, 2 सवाल हो जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के समय में भी हमने यही कहा था कि लेट द ड्राफ्ट कम इन, वी आर प्रिमा फेसाई इन फेवर ऑफ दैट। अभी तक यही माना जा रहा था कि थोड़े बैकफुट पर है, राज्यों में तो लागू कर रहे हैं लेकिन केंद्र स्तर पे नहीं है। लेकिन आज लाल किले से पीएम का सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र करना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? नमस्कार अंजना जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और दर्शकों को सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। धन्य तुम्हारी शुभ गणियां, जिनमें पराधीन भारत मां की खुल गई थी हथकड़ियां। भौतिक बल के दृढ़ विश्वासी झुके आत्मबल के आगे, सत्य अहिंसा के संबल से भाग्य हमारे फिर से जागे। स्वतंत्रता के संग्राम में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी। महिलाओं ने, बच्चों ने, युवकों ने हर तरीके से आगे आए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी जाति कौन सी थी, धर्म कौन सी थी। उन्होंने एक भारत का सपना देखा, महात्मा गांधी के आह्वान पर, सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर, भगत सिंह की प्रेरणा से। और ऐसे में आज के दिन अगर देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो वो अकेले उनकी आवाज नहीं है। ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है। इससे पहले 77 ऐसे दिवसों पर अलग अलग प्रधानमंत्री जो जनता द्वारा चुने हुए हैं, उन्होंने उद्बोधन किया है। ये समूचा संकल्प पूरे भारत का है। और ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो उसमें भविष्य की झलक दिखाई देनी चाहिए और वर्तमान की समस्याओं का सुझाव दिखाई देना चाहिए। ये कहना कि 78 सालों से हम एक कम्युनल सिविल कोड की लाइफ जी रहे थे, ये देश को बेवकूफ बनाने की तरह है। वक्त 2024-2025 के संकल्प लेने का है।
2047 का सपना दिखा करके अफलातून बातें कहने का समय नहीं है। जिसे वो अफलातून कह रहे हैं, ऐसे कई फैसले हैं जिसपे आपको बैकफुट पर आना पड़ा है। जिन कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं वो सुधांशु जी वापस लेना पड़ा है। दोनों की बातों का एक संक्षिप्त जवाब दीजिए, जिसके बाद हम अगले मुद्दे पर जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए, संविधान निर्माताओं ने बहुत पवित्र संविधान बनाया था, जो मैंने कहा 78 वर्षों से कम्युनल नहीं था, धीरे धीरे कम्युनल बनाया गया। 54 में वक्फ बोर्ड का एक्ट लेके आए नेहरू जी। किसी ने नहीं कहा था उस समय, मुस्लिमों से मांग नहीं थी कि हमें अलग से मदरसे चाहिए। उन्होंने कहा मैं मदरसा दे दूंगा, तुम सेपरेट अपना एजुकेशन सिस्टम रखो। फिर इंदिरा गांधी आई, उन्होंने कहा एक स्टेप और लो, 1970 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवा देंगे। फिर जब से देश सेकुलर हो गया, जब संविधान की हत्या करके और लोकतंत्र की हत्या करके सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, उसके बाद ऐसा कम्युनल हुआ कि राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दूंगा। फिर नरसिम्हा राव आए, उन्होंने कहा मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी ले आऊंगा और वक्फ एक्ट भी कर दूंगा। मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने कह दिया कि साहब मैं तो ऐसा एक्ट डाल दूंगा वक्फ में कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये ग्रेजुअली कम्युनल किया गया है महोदय। इसलिए मैं कह रहा हूं, संविधान निर्माताओं के मूल भाव को जिस ढंग से ध्वस्त किया गया, वो ये बात थी। ईमानदारी से उसमें चलते, तो इसीलिए संविधान सभा की डिबेट जाके देख लीजिए, उन्होंने इसीलिए सेकुलर वर्ड उसमें नहीं रखा था। उन्होंने कहा था सेकुलर हिंदू, इन दो वर्ड की जरूरत नहीं है, ये भारत की आत्मा के हिस्से हैं। वो तो इसे जीत बता रहे हैं कि जो 42वां संशोधन किया उस पर आज मुहर लग गई, पीएम ने वहां पर। वैसे एक बात बता दें आपको, 42वें संशोधन पे एक फैक्ट शायद देश की जनता को ना पता हो तो बता दूं। इस देश में जब हमने धारा 370 हटाई तो कहा गया सेकुलरिज्म पर हमला है, जबकि इस देश का एक ही राज्य था जो सेकुलर नहीं था, वो था कश्मीर। क्योंकि 42वां संविधान संशोधन होने के बाद भी कश्मीर की विधानसभा को उसे अडॉप्ट करना था। 6 साल विधानसभा की काल होना चाहिए, वो तो एक्सेप्ट कर लिया। सेकुलर वर्ड को कश्मीर विधानसभा ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए सुधांशु जी प्रखर वक्ता है, स्वतंत्रता दिवस है, मैं सिर्फ एक बात पे आपत्ति करता हूं, बाकी सब आलोचना ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि संविधान की हत्या करके हम जिंदा संविधान के युग में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 11 बार शपथ ली है या 11 बार उस जिंदा संविधान के नीचे इस तरह के भाषण दिए हैं। आप स्वयं सांसद हैं, ये नहीं कह सकते हमारे देश में कि संविधान की हत्या कर दी गई है। ये बहुत दुखद है। इस चुनाव में जो आप हारे हैं, इसी भाव के चलते हारे हैं। ठीक है, आपकी बात पर मैंने जिस इमरजेंसी की बात की, उसमें इनके नेता लोग कहे थे संविधान की हत्या हुई थी, जब देश के सारे नेता जेल में, छोड़िए सारे मनुष्यों के मानवाधिकार समाप्त, पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी और आप जेल में जाएंगे, आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और यह तक कहा गया था महोदय, जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग में देख लीजिएगा कि वो कहता योर ऑनर, अगर पुलिस गोली भी मार रही हो तो आप देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि वो संविधान की हत्या नहीं थी, तो मैं कह सकता हूं इस पार्टी के चाल चरित्र चिंतन में इस गठबंधन ने कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया, ये देश के विचार को सोचना चाहिए। देखिए, तीसरी बार लगातार, आलोक जी आप ही से सवाल पूछ रही हूं, तीसरी बार लगातार खुद अपने दम पर बीजेपी नहीं लेकिन एनडीए प्री पोल अलायंस में जीत हासिल करती है, उनकी सरकार बनती है। यानी आपको एक मजबूत विपक्ष के तौर पर विपक्ष में ही बैठाने का जनता ने मैंडेट दिया है। आलोक जी, ऐसे में आप लोग लीड क्यों नहीं लेते हैं? मैं जब आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूछती हूं, तो ऐसे मुद्दों पर प्रखर होकर आप लोग अपनी बात क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इस पर ये तो अपना एजेंडा जो भी है उसको सामने रखते हैं कि हम कम्युनल सिविल कोड खत्म करेंगे, हम मुस्लिम अपीजमेंट खत्म करेंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अगर मल्लिकार्जुन जी कह रहे हैं, खड़गे साहब, कि अब देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, तो राहुल गांधी की इस पर सोच क्या है? क्या ये एक वाजिब सवाल नहीं है? देखिए, मैं समझता हूं कि विभाजनकारी बीजेपी की सोच के ऊपर हर चीज के ऊपर प्रतिक्रिया दी जाए और वो भी हवा में, मैं नहीं समझता कि एक जिम्मेदार विपक्ष का काम होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, 10 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनते चले आ रहे थे। आज तक तो ड्राफ्ट किसी ने देखा नहीं। आज नया एक शब्द आ गया, सेकुलर सिविल कोड, तो उसका ड्राफ्ट जब आएगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिन राज्यों में 25-25 साल से आप वहां पर काबिज हैं, जिसका एग्जाम्पल गुजरात है, क्या वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक बार भी चर्चा हुई? 2022 में आप भी अहमदाबाद थे, हम भी अहमदाबाद थे, 5 लोगों की एक कमेटी बनी थी अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर। क्या उसके ऊपर कोई एक कदम कोई चला? क्या उसके ऊपर एक डिबेट हो सकती है? एक काउंटर प्रश्न है मेरा। आज तो पीएम ने लाल किले से बोल दिया है। सर, सवाल समझिए मेरा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट खाली यही मुद्दा रहेगा या फिर देश में जो बदलाव बड़े बीजेपी कर रही है, और ये इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? मौलिक रूप से अभी तक जिस तरह से ये देश चल रहा था उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप कह रहे हैं इस पर हम वेट करेंगे ड्राफ्ट का। देखिए, मुझे लगता है कि क्या कब होगा, और लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने बोल दिया। मोदी जी तो लाल किले की प्राचीर से बहुत झूठ बोलकर गए। धारा 370 पर भी झूठ बोलकर गए कि धारा 370 मैंने हटा दी।
अगर किसी के पास कागज है तो दिखाइएगा मुझे। इस पर एक जवाब। एक लाइन में कहूं, देखिए बाल्टी लगाकर पानी नहीं, इकट्ठा मैं करना एक पड़ेगा, सरासर क्या झूठ बोल रहे हैं कि धारा 370 हटी नहीं है। उसका नहीं कारण ये बता रहे हैं, मैं आपका ही बात दे रहा हूं। इन्होंने कहा धारा 370 के फलां उपबंध का प्रयोग करके यह किया गया। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है। आज हम 15 अगस्त को खड़े हैं, भारत को आजादी मिली ब्रिटिश पार्लियामेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, तो हम कहेंगे हम तो आजाद हुए नहीं, क्योंकि हम तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट से हुए। ये बचकाना हास्यास्पद तर्क देकर देश में भ्रम पैदा करने का जो प्रयास होता है, उसका सीधा उदाहरण आ गया।